दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। गैसेस स्टेट हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। एक क्लास हो गया था ना। कहाँ तक डिस्कस किए थे बताओ तो? शायद बॉयल्स लॉ हो गया था तुम लोगों का। यस सर। ग्राफ सारा हम लोग कर लिए थे बॉयल्स लॉ में। यस सर। यस सर। चलो, तो उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ पे मूव करते हैं, वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन पहले लिखो। इट स्टेट्स दैट बॉयल्स लॉ में हम लोग देखे थे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था और मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड था, ठीक है। तो इसलिए बॉयल्स लॉ में जितने भी ग्राफ्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको आइसोथर्म्स बोलते हैं हम लोग। टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पे। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा हमारा? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो स्टेट्स दैट हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given mass of gas, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273.15 times of its volume at 0 degrees Celsius for every rise or fall of 1 degree in temperature। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है ना, चार्ल्स जो था, तो ये एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर पे ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। और ये रिलेट किसको किसको कर रहा था? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन निकाला था। ये देखा था अपने एक्सपेरिमेंट में कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, ये मतलब जितने टाइम्स टेम्परेचर को ये बढ़ा रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर ये बढ़ा रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था गैस का, वो भी इंक्रीज कर रहा था। कितने टाइम्स से? 1/273.15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग वी नॉट एज्यूम कर लें, ठीक है, ये एज्यूम करते हैं ऐसे, इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर ये वी नॉट है, तो एट 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये वॉल्यूम क्या आ गया? V एट 1 डिग्री सेल्सियस ये हो गया V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, ये कितने टाइम्स बढ़ गया? 273.15 टाइम, और इनटू किसका? सर वी नॉट। V नॉट का, ठीक है। तो इतने टाइम्स से इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस तुमसे पूछा जाएगा, तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस ये कितना आ रहा था? V नॉट प्लस 1/273 टाइम्स, 273.15 टाइम्स ऑफ V नॉट, ठीक है। तो इसी तरह वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस तुमसे पूछा जाता, तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस क्या बोलेंगे? तो V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस क्या आ जाएगा? ये V नॉट बाई 273.15 टाइम्स और इनटू T। ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ रहा था इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंक्रीज भी कर रहा था तो इतने टाइम से इंक्रीज हो रहा था, जब डिक्रीज कर रहा था तो वॉल्यूम उतने टाइम से डिक्रीज कर जा रहा था, तो वहां पे माइनस आ जाता, ठीक है। जैसे वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस लिखना है हमको, तो -1 पे क्या आएगा? जैसे मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम एट -T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या आएगा?
तो V एट माइनस टी डिग्री सेल्सियस ये क्या आएगा, V नॉट माइनस V नॉट बाय 273.15 इंटू टी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये सीन था। तो इसको देखो हम लोग टी डिग्री सेल्सियस वाले को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आया है, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख लो, एट टी डिग्री सेल्सियस हमारा वॉल्यूम है V इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट बाय 273.15 इंटू टी। अब यहाँ पे कॉमन लोगे तो V नॉट कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, ये 1 प्लस 1 बाय 2, सॉरी 1 प्लस 1 बाय 273 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये क्या आ गया हमारा 270, एलसीएम ले लोगे तो 273.15 और ये प्लस टी हो प्लस गया, टी और नीचे क्या बचेगा 273.15। 273.15। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन। अब ये 273.15 प्लस टी, तो ये एक्चुअली हम लोग किस स्केल में लिखते हैं, ये टेम्परेचर टी जो है ये डिग्री सेल्सियस में है, अगर उसमें तुम 273.15 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वो किस स्केल केल्विन में स्केल, कन्वर्ट, केल्विन स्केल। केल्विन। केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर जो भी रिप्रेजेंट करते हैं ना वो केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर टी एट टी डिग्री सेल्सियस को हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा हो गया 273.15 और प्लस टी। ठीक है, उसमें ऐड कर दिए तो ये केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो गया हमारा। और जो नीचे ये है 273.15, ये बेसिकली हमारा क्या है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस ही तो है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ही तो किसके इक्वल होता है 273.15 केल्विन, ये होता है ना। यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग टी नॉट से, जो कि किसके इक्वल हो गया 273.15 के इक्वल हो गया। ये केल्विन स्केल में हो गया हमारा। और केल्विन स्केल को ही हम लोग एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी कोई टेम्परेचर को हम लोग केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। तो ये रिप्लेस करके देखो, ये रिप्लेस करने से क्या आ रहा है हमारा, देखो तो V इज इक्वल टू, ये एक्चुअली वी टी है हमारा, तो वी नॉट को इधर ले आओ, तो ये क्या आ गया वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा 273.15 प्लस टी को हम लोग टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस टी से रिप्लेस कर दिए, और ये इसको हम लोग टी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, अगर वी टी बाय, हम लोग चलो ये अगर है तुम्हारे पास, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेम्परेचर को इधर ले आए और ये हम लोग वी नॉट बाय टी नॉट। अगर ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है तुम्हारे पास तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है तुम्हारे पास तो क्या बोल सकते हैं इसको बताओ तो। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस, हम लोग यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम of a given amount of gas is directly proportional किसके, to the absolute temperature। समझ में आ रहा है, absolute temperature at constant pressure, क्योंकि आ रहा है ना यहाँ से, इसको हम लोग देखो वी टी बाई टी टी है तो इसको हम लोग ऐसे V1 और V2 से रिप्लेस कर लो तुम लोग। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं V2 एज्यूम कर लेते हैं, किसी टेम्परेचर T पे है कि या किसी टाइम T पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको V2 बाई T2 रिप्लेस कर दिए, और V नॉट बाय T नॉट को हम लोग V1 बाय T1 लिख दिए, V1 बाय T1।
तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो इससे क्या रिलेट होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और ये टेम्परेचर जो होना चाहिए हमारा कौन सा स्केल में होना चाहिए, ये बताओ। ये जो टेम्परेचर हम लोग लिए हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ये कौन से स्केल में है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में। तो इसलिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट केल्विन स्केल में जब उस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तभी तो V इज इक्वल टू K इंटू टी आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, V/T इज इक्वल टू K, जो कि कांस्टेंट ही होगा। तो यहीं से तो हम लोग लिख रहे हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V। लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। ये सारा हमेशा किसके इक्वल होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। सर हम्म, सर वहाँ ऊपर में T2 होगा या T1 होगा? कहाँ पे? सर V2/T2 इज इक्वल। T1 कर लो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। T1 हो जाएगा ना, V1/T1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये चार्ल्स लॉ का जो भी स्टेटमेंट आया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे आया है और फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए। मोल्स ऑफ गैस तो फिक्स्ड है इसमें, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट पे किसके 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 बीच ये रिलेशन निकाला है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। तो ये बोला कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब हम लोग प्रेशर को क्या करें, कांस्टेंट रखें। तो इसी लॉ को बोला जाता है चार्ल्स लॉ। और इसके जितने भी ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सारा ग्राफ्स जो है उसको हम लोग आइसोबार्स बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट होता है वो क्या कहलाता है, आइसोबार्स। सुने हो तुम लोग आइसोबार्स? जैसे हम लोग आइसोथर्म्स बोले थे ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट कर रहे थे बॉयल्स लॉ के, उसको आइसोथर्म्स बोले थे। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। आइसोबार्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं आइसोबार्स। तो जैसे ग्राफ्स कुछ कुछ दे रहे हैं, ये प्लॉट करो तो तुम लोग, पहला है इधर है टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस वर्सेस वॉल्यूम, इसका ग्राफ क्या आएगा। और दूसरा है इधर मेरा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और वर्सेस वॉल्यूम। ये दोनों ग्राफ सेम आएगा या ग्राफ में कोई डिफरेंस आएगा, बताओ तो। सर डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, दोनों ग्राफ प्लॉट करो पहले तुम लोग, फिर उसके बाद बताना। सर हम्म, पहले केस में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। दोनों ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, है ना। यस सर। दोनों ग्राफ का नेचर जो होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट फर्स्ट वाले केस में क्या होगा ना, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर हमारा 0 है उस समय वॉल्यूम 0 होगा क्या। डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग बात कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में क्या है कि अगर वॉल्यूम को 0 करना है हमको तो उस समय टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। सर वॉल्यूम जीरो अगर नहीं होना चाहिए।
जीरो नहीं होना चाहिए, तो कितने टेम्परेचर पे वो वॉल्यूम जीरो होगा? बताओ, अगर डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग लिख रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिस समय वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाए? -273.5। -273। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये क्वेश्चन से यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको। अगर टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस में यहाँ अगर हम लोग पुट कर दें, तो अगर ये टी के जगह पे हम लोग कितना पुट कर दें, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है हमारा टी। टी के जगह पे अगर हम लोग -273 पुट कर दें, -273.15, तो ये क्या हो जाएगा? 273.15 कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट माइनस वी नॉट हो गया। तो उस केस में वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम जीरो करना है तो उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा? -273.15। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, माइनस तो नीचे ही लाई करेगा ना कुछ। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं -273.15 डिग्री, ये तो नीचे ही लाई करेगा ना, बोलो। यस सर। सर तो ये ग्राफ अब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये इसका नेचर होगा, ऐसा ही होगा। यस सर। तो ये फर्स्ट केस में। अब दूसरे केस में ये ग्राफ बताओ। पहला दूसरे केस में टेम्परेचर है केल्विन में और वॉल्यूम के बीच प्लॉट करना है, कैसा होगा ग्राफ का नेचर? सर स्ट्रेट लाइन ही होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से अगर प्लॉट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट, इसलिए ध्यान रखना कि वहां पे हमको उसका यूनिट भी ध्यान रखना है कि ग्राफ जो प्लॉट करना है हमको, वो केल्विन स्केल में दिया हुआ है या डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसलिए ये ध्यान रखना, दोनों का ग्राफ जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ और ग्राफ्स देते हैं। टेम्परेचर बाय वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर बाय वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, ये दोनों ग्राफ कैसा आएगा? दोनों केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों केस में तुम टेम्परेचर या वॉल्यूम का वैल्यू कुछ भी करो, उससे उसके रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? टेम्परेचर बाय वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा? वो तो हमेशा किसी कांस्टेंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही रहेगा। तुम टेम्परेचर या वॉल्यूम का वैल्यू कुछ भी बढ़ा दो, उसके ग्राफ के नेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब टी बाई वी का रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जैसे दे रहे हैं हम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये टी वर्सेस वी का है, ये केल्विन स्केल में ही है, और ये तीन प्रेशर पे प्लॉट किया गया है। तीन अलग अलग प्रेशर है, P1, P2 और P3। इन तीनों को कंपेयर करना है, कंपेयर P1, P2 एंड P3। तीनों प्रेशर्स को तुमको कंपेयर करना है। सर P1 सबसे ज्यादा होगा, फिर P2, फिर P3। P1 सबसे ज्यादा होगा, अच्छे से करो एक बार, जैसे बताए थे कल करने के लिए उसी टाइप में करो। क्या आ रहा है? बाकी लोग भी बोलो, लोग कुछ बोलते ही नहीं हो।
हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सेम ही आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे किसी को कांस्टेंट कर लो तुम लोग, ठीक है, टेम्परेचर को जैसे हम लोग, या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लें। किसको कांस्टेंट करें बताओ, तुम लोग जो बोलेगे उसी को। टेम्परेचर या वॉल्यूम, किसको कांस्टेंट माने? टेम्परेचर। टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, तीनों केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ना। ये तीनों तो इधर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आ गया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। यस सर। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। या कम। फिर ऐसे बोल सकते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम। ठीक है, जिसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो प्रेशर अगर ज्यादा है, प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? ये कम होगा ना। या फिर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये है कुछ V1 हमारा। P2 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है यहाँ V2, और P3 के करस्पॉन्डिंग हमारा वॉल्यूम है V3। अब इन तीनों में देखो कौन सा वॉल्यूम सबसे बड़ा है? V1 V2 V3 में कौन सा वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? V1। V1। तो V1 वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सबसे कम होगा। यस सर। तो P1 क्या होगा? सबसे कम। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट वॉल्यूम कौन सा है? V2। V2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो क्या है? P2। तो इसके बाद P2 आएगा। और सबसे छोटा वॉल्यूम जो है वो V3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो सबसे ग्रेटर होगा। तो यहाँ से P3 सबसे मैक्सिमम हो गया, और P1 सबसे लो हो गया, सबसे कम है, मिनिमम। तो ये ऑर्डर हो गया प्रेशर का। क्लियर है? देख लो अच्छे से एक बार, कोई भी डाउट है तो पूछो। इस तरह हम लोग वॉल्यूम को भी कांस्टेंट करके हम लोग कंपेयर कर सकते थे। तो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट करते हम लोग, तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालना पड़ता हमको। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट करते तो प्रेशर और टेम्परेचर से फिर रिलेट करते। सुन रहे हो ना? यस सर। तो ये रिलेशन हो गया हमारा। कोई डाउट है? देख लो एक बार अच्छे से। यस और नो? यस सर। डाउट है पूछो। नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे, साथ में ही करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले लिख लो सारा। तो सेकंड लॉ हमारा हो गया गैस लॉ, ये हो गया चार्ल्स लॉ। तीसरा अब हम लोग करते हैं थर्ड, ये है गे लुसैक्स लॉ। ठीक है, ये एक्चुअली प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप दिया था, प्रेशर टेम्परेचर के बीच, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature। ठीक है, तो जब हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो प्रेशर जो होगा गैस का
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो प्रेशर P इस हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T लिख सकते हैं। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा K, तो P इज इक्वल टू K इंटू T आ गया। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाई T का वैल्यू क्या होगा, ये किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर। तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो और फिक्स्ड मोल या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया गे-लुसाक्स लॉ। चलो लिख लो इसको जल्दी से। सर हम्म, सर अगर V इक्वल्स KT है और P भी इक्वल्स KT है तो P इक्वल्स K बाई V कैसे हो गया? क्या P इक्वल टू K बाई B कहाँ पे? सर मतलब ये दोनों ही तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P और V कंडीशंस इनवर्सली अलग कैसे अलग हो है ना, गया? कंडीशंस अलग अलग, दोनों सेम कंडीशंस पे थोड़ी ना है। पहले वाले में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था हमारा, ये वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है। कंडीशंस दोनों में अलग अलग है ना, समझ रहे हो बात। हम लोग यस सेम कंडीशन पे थोड़ी ना बोल रहे हैं कि सेम कंडीशन पे दोनों, सेम कंडीशन अगर रखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट थोड़ी ट्रू होगा। कंडीशंस दोनों में बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है ना, अलग अलग चीज कांस्टेंट है दोनों में, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इन सभी को जब कंबाइन करेंगे तो फिर हम लोग कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन लिखेंगे, पहले सारे कंडीशंस को कंबाइन कर, पहले इसको लिखो, लिख लियो यहाँ तक। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट करते हैं उसको हम लोग आइसोकोर्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोकोर्स, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट होता है वो आइसोकोर्स होता है। तो जैसे इसमें कुछ कुछ ग्राफ्स दे रहे हैं हम तुम लोग को बताना, तो ये सब सिंपल है जैसे सब में करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अ, इसी तरह P बाई T वर्सेस P का ग्राफ कैसा होगा बताओ। स्ट्रेट लाइन पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह का, चलो एक तो कर लेना है, सेम सेम एक ही टाइप का ग्राफ है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे यहाँ भी, अब P वर्सेस T का ये ग्राफ है, अब ये बना लेना सब लोग, तीन अलग अलग वॉल्यूम्स पे ये प्लॉट किया गया है। ये है V1, V2 और ये V3, इन तीनों को रिलेट करो। चलो बताओ जल्दी से। सर V1 सबसे ज्यादा बड़ा, फिर V2 और V3। क्या ऑर्डर आ गया, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, यही आ रहा है देखो तो सबका। यस सर। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करना है जैसे सब में। चलो इस बार हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, तीनों केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीनों का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन में देखो क्या क्या कांस्टेंट है हमारा,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या आ गया? P is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आ गया ना? यस और नो? यस सर। तो जिसका वॉल्यूम या फिर प्रेशर को हम लोग रिलेट कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तो जिसका वॉल्यूम या जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम। तो देख लो यहाँ पे पहले ये V1 के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है इसको अज्यूम कर लेते हैं P1, V2 के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है इसको P2, और V3 के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है ये P3। तो P1 P2 P3 में कौन सबसे मैक्सिमम है प्रेशर? P3। तो P3 सबसे बड़ा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। तो V3 हो गया सबसे छोटा, इसके बाद V2 और V1 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो ये ऑर्डर हो गया, V1 सबसे मैक्सिमम और V3 सबसे मिनिमम। ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। सर चलो, तो ये तीसरा हो गया, हम लोग थर्ड कंप्लीट हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट है फोर्थ, हमारा है फोर्थ गैस लॉ जो है ये एवोगाड्रोस लॉ। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग एवोगाड्रोस लॉ। स्टेटमेंट बता सकते हो कोई? एवोगाड्रोस लॉ में क्या होता है? यस सर। क्या बताओ? Sir, that equal volume of all gas under STP contains equal number of molecules. Contains constant equal। temperature pressure condition. तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस at constant temperature and pressure is directly proportional to number of moles of। अब यहाँ पे मोल्स फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? लिख लो इसको। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस at constant temperature and pressure, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, is directly proportional to the number of moles of a gas। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एन के एट, कब बोल सकते हैं हम लोग? कांस्टेंट Constant temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यहीं पे आता है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ऐसे भी बोला जाता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर दोनों का वॉल्यूम, दो गैसेस अगर हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, ठीक है, और उन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी तो सेम रहेंगे। बोलो, वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो इक्वल होगा या नहीं? यस सर। और नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे या नहीं? Yes sir. तो इसीलिए वो स्टेटमेंट वैसे भी लिखा जाता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये बोलना जरूरी है, तभी हम लोग एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, तो के एन हो गया। यहाँ से क्या आ गया? वी बाय एन, ये क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवोगाड्रोस लॉ। तो स्टेटमेंट दोनों सेम ही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बात बराबर है। अब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोल दें तो वो सही होगा क्या स्टेटमेंट? ये बताओ तो।
नो सर। क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रह सकता है, लेकिन एटम अगर बोल दें तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। एटम में जरूरी नहीं कि एटम्स इक्वल होंगे। जैसे दो गैसेस की हम लोग बात करें, एक ओजोन गैस ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो उन दोनों के एटम्स इक्वल हैं क्या? बताओ तो। नो O2 सर। में O2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? उसका जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा उसका ट्वाइस हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स O2 में। लेकिन O3 में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 3 into number of molecules. 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है क्या उन दोनों के? नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में नहीं बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ का। तो ये 4 गैस लॉज हैं। जब इन चारों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो फिर हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आता है, जिसको हम लोग कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चारों को हम पहले लिखते हैं। जो इन चारों से ही आया है हमारा कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम लोग जानते हैं। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा गेल-ल्यूजैक्स लॉ दिखा सकते हैं, वो लिखे नहीं है। एक लिख लो। ये सर हो गया। चलो अब चारों को कंबाइन करके हम लोग कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले केस में देखो, पहला वाला क्या था? बॉयल्स लॉ जब हम लोग किए थे, बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट था। ठीक है। सेकंड, चार्ल्स लॉ में क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। यहाँ पे क्या कांस्टेंट था? प्रेशर एंड नंबर प्रेशर ऑफ और मोल्स एन। कांस्टेंट। तीसरा गेल-लुसाक्स लॉ, इसमें क्या कांस्टेंट था? वॉल्यूम कांस्टेंट था। और रिलेशन किसके किसके बीच था? प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था ना? यही था ना? Yes, sir. और वॉल्यूम V और N यहाँ पे कांस्टेंट। और फोर्थ जो आया हमारा, ये क्या आया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 गैस लॉस हैं। इन चारों को कंबाइन अगर कर दें हम लोग फ्रॉम द 4 एबव इक्वेशंस, इन चारों को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो कंबाइन करने पे क्या आएगा तुम्हारा? देखो तो, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या दिख रहा है तुमको? प्रेशर और वॉल्यूम दिख रहा है ना? इन चारों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस साइड सिर्फ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही दोनों का प्रोडक्ट आएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, सारे को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस साइड क्या आएगा? सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? क्या बचेगा? एन और टी, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, यही तो बचा। बोलो। Yes, sir. तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी का प्रोडक्ट। तो ये हमारा कंबाइंड, यहाँ से इन चारों लॉस को जब कंबाइन किए तो ये रिलेशन आया। अब इसी रिलेशन में जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? आर, जो कि मोलर गैस कांस्टेंट है, या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग उसको। आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में ये लिख रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहीं से आया ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसको हम लोग कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और ये आर का तो हम बता ही चुके हैं, आर का यूनिट क्या क्या पॉसिबल है? आर का यूनिट क्या क्या पॉसिबल है? 1 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, याद रखना ये सब।
लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, एक ये यूनिट है, और दूसरा एनर्जी वाले में क्या था, जूल पर मोल जूल पर केल्विन। मोल केल्विन, या फिर इसी जगह कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये आर के यूनिट्स हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट की ये सारे यूनिट्स हो गए। वैल्यूज तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं तुम लोगों को, वैल्यूज बता चुके हैं ना। Yes, आर का sir. यस 0.0821 एक है, 8.314 वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन में अगर तुम देखोगे, अगर फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए अप्लाई करें हम लोग, मोल्स ऑफ गैस अगर फिक्स रहेगा, ठीक है, फॉर फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, तो फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ तो, पी वी बाई टी दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, होगा या नहीं। यस सर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, P2 V2 बाई P2। तो जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज चेंज हो रहा हो, तो फिर हम लोग ये कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अगर मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड है और प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों जब चेंज हो रहा हो, तो फिर हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। समझ रहे हो बात। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान, और वो तुमको दिया नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन तुम लोग खुद पढ़ोगे, वहां पर समझना है कि कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना है। यहाँ पे वो क्वेश्चन पढ़ के क्लियर आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे दिया रहेगा जिससे कि तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। ये सारे इक्वेशन हम लोग देख लिए, अब चलो इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले लिख लो इसको अच्छे से तुम लोग, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिख लिए, Yes, sir. सब लोग लिख चुके हो। हेलो, Yes, sir. लिख लिए हो ना सब लोग, बोलो जल्दी से। यस सर। चलो ठीक है, चलो तो फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। दिख रहा है ना स्क्रीन। ठीक है, Yes, sir. पहला क्वेश्चन है, एन आयरन टैंक कंटेन्स हीलियम एट ए प्रेशर ऑफ 3 atm 3 at 27 degree Celsius. The tank can withstand a maximum pressure of 10 atm। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, द बिल्डिंग इन विच
tank has been placed catches fire, ठीक है, तुमको प्रेडिक्ट करना है, predict whether the tank will blow up first और मेल्ट, या तो वो पहले ब्लास्ट हो जाएगा या फिर मेल्ट कर जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट जो है आयरन का ये दिया गया है तुमको, ये है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको या नहीं? क्वेश्चन समझ आया? हेलो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो है ये दिया हुआ है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जिस बिल्डिंग में टैंक रखा हुआ है वहां पे आग लग रहा है, ठीक है, आग लग चुका है। अब वो बताना है तुमको कि वो आयरन का जो टैंक है वो पहले मेल्ट कर जाएगा या फिर ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लो अप हो जाएगा। Blast. ब्लास्ट, चलो ठीक है। बाकी और लोग क्या कर रहे हो? ब्लास्ट या मेल्ट, पहले क्या होगा? अरे क्या चीज यहाँ पे कांस्टेंट है? कौन सा लॉ लगा रहे हो तुम लोग? हेलो, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, बता सकते हो तुम लोग? सर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या यूज करोगे, कौन सा लॉ? गेल-लुजैक्स लॉ। तो फिर नहीं हो पा रहा है। जब सारा चीज पता ही है तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? दिया हुआ है तुमको कि मैक्सिमम जो प्रेशर विथ स्टैंड कर सकता है वो टैंक, वो 10 एटीएम ही कर सकता है। तो तुम दोनों टेम्परेचर पे निकाल, सॉरी, वो जो तुमको एक टेम्परेचर दिया हुआ है T1 जो 27 डिग्री सेल्सियस है, उस पे प्रेशर दिया गया है तुमको 3 एटीएम का प्रेशर है। अब तुम निकाल लो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आया उस समय क्या प्रेशर हो रहा होगा, मतलब जब वो मेल्ट कर, जिस अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया इन केस, तो उस समय जो उसका प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? जो भी प्रेशर आएगा उसको कंपेयर कर लो, जो मैक्सिमम प्रेशर है उसका, अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट वाला प्रेशर, तो ऑब्वियसली वो पहले ब्लास्ट ही कर जाएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही वो ब्लास्ट कर चुका होगा। अगर वो उससे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले मेल्ट करेगा, मतलब ब्लास्ट करने से पहले ही वो मेल्ट कर चुका होगा। तो यहाँ पे तुमको बताना है कि धमाका होगा या नहीं। सर होगा। हम्म, तो मेल्टिंग पॉइंट पे तुम निकाल लो ना, यहाँ पे जैसे देख लो, T1 जो टेम्परेचर है हमारा, वो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में बदलो, कितना आ गया 300 केल्विन, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, 300, यस और नो? यस सर। और P1 जो है हमारा प्रेशर है ये 3 एटीएम है। इसी तरह T2 जो टेम्परेचर है ये हम इसका मेल्टिंग पॉइंट वाला कंसिडर करते हैं। तो 1535 प्लस 273 कितना हो गया, ऐड करो तो।
कितना हो जाएगा? 1808, यही होगा यस केल्विन। सर। और यहाँ पे हमको P2 फाइंड आउट करना है, क्या होगा इस समय जब इसके मेल्टिंग पॉइंट पे हम देख लेते हैं प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे रिलेशन यूज करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे P2 क्या हो गया हमारा, P1 जो कि 3 ATM है और इंटू T2 है 1808 और बाय 300। तो ये कितना आया देखो तो, कितना ATM आ गया? सर 18.08। 18.08। तो ये तो कहीं ज्यादा हाई प्रेशर है ना, उस मैक्सिमम वो 10 ATM ही विद स्टैंड कर सकता है। और जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा उस समय तो 18.08 ATM पहुंच चुका। तो ये तो बहुत ही पहले ब्लास्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से बहुत पहले ही वो ब्लास्ट कर चुका होगा। समझ रहे हो बात? मैक्सिमम वो 10 ATM ही विद स्टैंड कर सकता है ना, 10 ATM प्रेशर तो बहुत पहले ही पहुंच चुका होगा टेम्परेचर। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो ये पहले मेल्ट करने से पहले ही ये टैंक क्या हो गया होगा? ब्लास्ट कर गया होगा। तो देयरफॉर इट विल ब्लो ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा गया कि प्रेडिक्ट वेदर द टैंक विल ब्लो अप फर्स्ट और मेल्ट। तो ऑब्वियसली ये पहले ब्लो अप कर चुका होगा, ठीक है, पहले ही ब्लास्ट हो गया होगा वो। सर हाँ बोलो। सर इसमें अब प्रेशर निकालें सर, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10 ATM पे टेम्परेचर निकाल लें और अगर वो इससे कम हुआ तो फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ वैसे भी कर, अदर वे राउंड भी करेक्ट है, तुम वैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रेशर P2 तुम 10 ATM एज्यूम कर लो, उस समय टेम्परेचर फाइंड आउट कर लो, अगर वो टेम्परेचर उसके फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी उसके मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, है ना, तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना क्लियर सबको, लिख चुके हो उसको? यस और नो? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg a gas occupies 600 ml volume। ठीक है, what will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas is 640 ml। ठीक है, कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पे? सर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कैसे? एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नो सर। तो फिर कैसे एवोगाड्रोस लॉ?
0.375 mm of Hg. तुम कर भी लिए 0.375। हेलो, Yes, sir. क्या फिर से बोलो? 0.375 mm ऑफ Hg, वही बोल रहे हो ना? Yes, sir. नहीं नहीं, वो गलत है। वो तो बहुत ही कम आ रहा है तुम्हारा यार। फिर से करो, कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से। कौन सा लॉ यहाँ पे यूज करेंगे देखो ना तुम, सारा चीज डिफरेंट है ना यहाँ पे। टेम्परेचर भी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है, यस प्रेशर। सर। कौन सा लॉ यूज करते हैं जब तीनों डिफरेंट रहता है तो? Ideal gas equation. जब कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन लगाएंगे ना हम लोग, बताए तो थे। यस पर इतना क्या समझ रहे हो, जब तीनों कंडीशन से डिफरेंट है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन यूज करेंगे। तो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। अब यहाँ देखो, ये टोटल 6 वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तुमको 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 6th वेरिएबल फाइंड आउट करना है, नहीं कर पाओगे। सर, हम यही बोल रहे थे, गलती से मेरा मुझसे एवोगैड्रो लॉ निकल गया। चलो ठीक है, कैलकुलेशन करो जल्दी से। Sir, 676 mm of Hg. 676, हाँ सही है। सिर्फ ये आ जाएगा, P2 निकालना है ना यहाँ पे, 676.6 है mm ऑफ Hg। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन करो जल्दी से, पहले बस कैलकुलेशन हो थोड़ा सा गया करना। सर। टेम्परेचर तुम लोग केल्विन में पुट कर रहे हो ना? Yes, हेलो, यस सर। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना, केल्विन स्केल में ही पुट करेंगे हमेशा। जब भी टेम्परेचर यूज करेंगे, ऑलवेज इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो जो डिग्री सेल्सियस में पुट करेगा उसका गलती आंसर आएगा हमेशा। तो ये 20, यहाँ पे देख लो P1 कितना है। P1 है 760 mm Hg का, और V1 कितना है 600 ml है, और T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन होगा। चलो इसी तरह यहाँ पे P2 तो हमको फाइंड आउट करना है। V2 कितना है 640 ml, 640। और T2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 283 केल्विन। बस पुट करो और P2 का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये आ जाएगा 676.6 mm Hg। बन गया ना सबसे? देख लो एक बार तो। क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग, बताओ। नो सर। तो वो तुमको खुद पढ़ के समझना होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, एन ओपन वेसल at 27 degree Celsius is heated
until 3/5 of the air in it has been expelled. उसको तब तक हीट कर रहे हैं जब तक 3/5 ऑफ एयर निकल नहीं गया बाहर. ठीक है. Assuming the volume of the vessel remains constant. ठीक है. Find पहला the temperature at which the vessel was heated. ठीक है. पहला तो ये निकालना है. ऑप्शन बी, the air escaped out if the vessel is heated to 900 Kelvin. ठीक है. ये ऑप्शन बी. और ऑप्शन सी है टेम्परेचर at which half of the air escapes out. चलो करो तो. तब ये भी क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. बनाओ इसको. बनेगा पहले का 180 केल्विन है. 180 केल्विन. नहीं. Sir, 750 Kelvin. 750 केल्विन. हाँ करेक्ट है. फर्स्ट का 750.
बना तुम लोगों से? हेलो, आंसर है 750 फर्स्ट का। सेकंड का कौन बोला था? सेकंड का आया कुछ? हेलो, बताना पड़ेगा। बोलो। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। यस सर। बन गया या बताना है? बाकी लोग रेस्पॉन्ड करो। चलो, ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? इसको करके रखना, ठीक है? सेकंड जो का जो टू नहीं। थर्ड ऑफ एयर, सेकंड का 2/3 ऑफ एयर 2/3 ऑफ एयर क्या बचा हुआ या एस्केप? एस्केप। एस्केप, चलो 2/3 ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिखाइए ना। नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन प्रेजेंटिंग रुक गया। एक मिनट। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो जो नहीं कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ठीक है? इसको घर पे करना। ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का, ठीक है? ट्राई करके आना। तीसरे का 450 केल्विन। 400 50 केल्विन 460 केल्विन? नहीं सर, नहीं, 50। 450 नहीं। ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से ट्राई कर लेना। ये तीनों पार्ट क्वेश्चन अच्छा है, एक बार सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है? ट्राई करना। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब तुम लोग बुकलेट है सबके पास? हेलो, बुकलेट इसका है या नहीं? गैस स्टेट का नहीं है। बुकलेट नहीं है? पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तुम लोग, गूगल ड्राइव वाला जो लिंक भेजा गया है ना, तो उससे पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसमें गैस लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ये अब तुम लोग कर सकते हो। एक्सरसाइज गैस लॉस वाला जो भी होगा, बेसिक होगा एक्सरसाइज, उसमें देखना। तो गैस लॉस वाले क्वेश्चन सब ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई करके रखना। ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और गैस लॉस वाले क्वेश्चंस बुकलेट में अगर मिल रहे, बुकलेट डाउनलोड कर लेना सब लोग, उससे गैस लॉस वाले क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं। ट्राई करके रखना तुम लोग, ठीक है? यस और नो? यस सर।
चलो चलो फिर तो एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।